हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। यानी कि आपका भविष्य निर्माण आपके आज पे निर्भर करता है, ना ही आने वाले कल पे, ना ही बीते हुए कल पे। तो आप जो भी मेहनत करेंगे आज करेंगे, उसी के बेसिस पे आपका आने वाला कल जो है वो बेहतर हो सकता है। आपके हाथ में आज मौका है अपना बेहतर और सुनहरा भविष्य बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। इंडिया शुड बी फोर्सफुल इन आर्टिकुलेटिंग इट्स पोजिशन ऑन गाजा, कि इंडिया को बहुत ही क्लैरिटी के साथ में अपना जो भी स्टांस है, अपनी जो भी स्थिति है गाजा मसले के ऊपर, उसको जाहिर करना चाहिए। 2 weeks after abstaining from a UN General Assembly UNGA resolution that called for a ceasefire in the Israeli strikes on Gaza, बोल रहे हैं 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें इजराइल को गाजा के ऊपर स्ट्राइक्स जो है वो रोकने के लिए सीज फायर का आह्वान किया गया था कि भाई इजराइल को बोला जाए कि सीज फायर कीजिए। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उसमें वोट करने से मना कर दिया। अब उसके 2 हफ्ते बाद इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ 5 of 6 एनुअल ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस एट द यूएनजीए's 4th कमेटी। अब यूएनजीए की 4थी कमेटी जो बैठी, उसकी मीटिंग हुई, उसमें 6 ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस लाए गए, उसमें से 5 में इंडिया ने फेवर में वोट करा है। और इस ड्राफ्ट के अंदर में क्या है, दैट क्रिटिसाइज्ड इजराइल फॉर इंक्रीजिंग सेटलमेंट्स इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, जिसमें इजराइल की निंदा की गई कि उन्होंने एक कब्जा की हुई जगह में अपना सेटलमेंट बढ़ाया है, अपना रहन वास जो है वो बढ़ाया है। वॉज इन फेवर ऑफ पैलेस्टीनियंस राइट, इसमें पैलेस्टीनियन के अधिकारों को कि उनका भी घर लेने का, घर बनाने का, प्रॉपर्टी का अधिकार है, एंड उसको फेवर किया गया। एंड सपोर्टेड द यूएन रेफ्यूजी एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA ऑपरेटिंग इन गाजा। यूएन की एक एजेंसी है, यूएन रेफ्यूजी एंड वर्क्स एजेंसी, जो कि गाजा में इस वक्त पे काम कर रही है, राहत राशि पहुंचा रही है, मदद का काम कर रही है, उनको सपोर्ट करने की इसमें बात की गई। द ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वोट्स एज रूटीन एफर्मेशन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल पॉलिसी हैज ओनली एडेड टू द कंफ्यूजन ओवर द गवर्नमेंट्स स्टैंड ऑन क्राइसिस। अब जो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन आया है इन वोट्स का कि भाई क्यों इनके फेवर में वोट किया गया, तो उसको बोला गया कि ये रूटीन है। ठीक है, इंडिया हमेशा से इसी तरीके से अफर्म करता रहा है, ये इंडिया का रूटीन है। तो ये क्या कर रही है, इंडिया की जो स्थिति है कि इंडिया किस पक्ष की तरफ है, किस पार्टी की तरफ है, उसको और कंफ्यूज कर रहा है। बिकॉज पिछले में जहां पे सीज फायर की मांग की गई थी, वहां पे आपने वोट करने से मना कर दिया और अब आपने वोट कर दिया। ठीक है, explanation of vote in the original UNGA resolution in October said that India could not vote for a resolution that did not include an explicit condemnation of the October 7 attacks by Hamas। बोल रहे हैं कि इनका जो पहले इन्होंने यूएनजीए रेजोल्यूशन में जो अक्टूबर में हुआ था, जिसमें इंडिया ने वोट नहीं किया था, उसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई हिंदुस्तान ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेगा जिसमें सीधे और साफ तौर पे जो अक्टूबर 7 को हमास द्वारा अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, उसकी निंदा करे। ठीक है, अगर उसकी निंदा नहीं होती तो हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स, उसमें निंदा नहीं की गई है, 7 अक्टूबर का कोई जिक्र नहीं हुआ है। However, none of the 6 resolutions, including one in which India abstained that discusses investigating Israel for rights violation, actually referred to the October 7 attacks। बोल रहे हैं लेकिन ये जो 6 रेजोल्यूशंस निकाले गए हैं, ड्राफ्ट किए गए हैं, इनमें से वो भी शामिल है जिसमें इंडिया ने साइन नहीं किया। इनमें से किसी में भी ये चीज नहीं बोली गई कि 7 अक्टूबर के अटैक्स का कोई रेफरेंस नहीं किया गया, रेफरेंस नहीं दिया गया। इसमें केवल इजराइल के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जांच करने की बात की गई है। These were instead identical to resolutions that India had voted for before। बोल रहे हैं बल्कि ये जो अभी वाले जो रेजोल्यूशन है, ये वैसे ही रेजोल्यूशंस थे जिन पे इंडिया ने पहले भी कई बार हस्ताक्षर किया हुआ है। and neither India nor any other country at the fourth committee deliberations proposed amendments। और बोल रही है जो फोर्थ कमेटी की मीटिंग हुई है
इसमें ना ही इंडिया ना ही किसी भी और देश ने कुछ सुधार के सुझाव दिए हैं कि भाई नहीं, ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, यहाँ पे आप 7 अक्टूबर इंक्लूड करो, यहाँ पे आप इतने लोगों की डेथ हुई है वो शामिल करो। ऐसा कुछ भी अमेंडमेंट की किसी ने भी डिमांड नहीं करी है। द इजरायली एनवॉय इन फैक्ट डिमांडेड अ रिजेक्शन ऑफ द एंटी इजराइल रेजोल्यूशंस एज दे डिड नॉट कंटेन रेफरेंसेस टू द करंट सिचुएशन। बोल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल के लोग हैं, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने रिजेक्शन डिमांड करी है कि भाई इसको खारिज करो, क्योंकि इसको उन्होंने एंटी इजराइल रेजोल्यूशन बताया है, क्योंकि इसमें करंट स्थिति जो अभी की स्थिति है उसका कोई भी मेंशन नहीं दिया गया, रेफरेंस नहीं दिया गया। क्यूबा आर्ग्यूड दैट द रेजोल्यूशंस वर इम्पोर्टेंट टू वोट फॉर। क्यूबा ने तर्क दिया कि भाई ये रेजोल्यूशंस बहुत जरूरी है इस वक्त के लिए, इस वक्त की समय की डिमांड है ये रेजोल्यूशन, बट that they also did not contain references to the more than 11,000 Palestinians killed। लेकिन इसमें जो 11,000 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियन लोग मारे गए हैं, जिनमें कि 4,000 बच्चे भी शामिल हैं, उसको शामिल नहीं किया गया है, उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है। एंड डिस्प्लेज नियरली 1 मिलियन, और जिस हमलों के तहत लगभग लाखों से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, इन चीजों का जिक्र नहीं किया गया। इंडिया डिड नॉट प्रपोज अमेंडमेंट्स, इंडिया ने कोई अमेंडमेंट नहीं प्रपोज करा। नॉर डिड एनी इंडियन डिप्लोमेट स्पीक, ना ही किसी भी इंडियन डिप्लोमेट ने वहां पे कुछ भी टिप्पणी की, कुछ भी बोला। Although a lengthier explanation may be expected when the resolutions are put to a vote by the UNGA next month। बोल रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब अगले महीने इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग चालू की जाएगी अगले महीने, तो ऐसा लग रहा है कि लेंथियर एक्सप्लेनेशन और बड़ा एक्सप्लेनेशन सामने आएगा, by which time more of Gaza would have been flattened। लेकिन अगले महीने तक हो सकता है गाजा और ज्यादा धराशायी हो जाए, और ज्यादा बिल्डिंग्स और ज्यादा लोग वहां पे धराशायी हो जाए। ठीक है, अब हम एक ऐसे पल में है जहां एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है। वहां पे हॉस्पिटल्स ने काम करना बंद कर दिया है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, वाटर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है अवेलेबल, लाखों लोग तड़प रहे हैं, हम एक जेनोसाइड होते हुए देख रहे हैं। और अभी हमें और 1 महीना वेट करना पड़ेगा कि दुनिया के जो महान देश हैं जो मदद पहुंचाना चाह रहे हैं और 1 महीने से आंख बंद करके देखे जा रहे हैं, वो क्या कदम उठाते हैं। एट अ टाइम व्हेन एवरी डे काउंट्स, न्यू दिल्ली अपीयर्स अनविलिंग टू एक्सर्ट इटसेल्फ टू मेकिंग अ डिफरेंस। वो एक ऐसे समय में जब हर एक दिन कीमती है, हर एक दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत ऐसा लग रहा है कि वो अनविलिंग है, यानी कि वो नहीं चाहता कि वो कोई ऐसी पोजीशन पे खड़ा हो जहां से स्थिति चेंज हो सके या कुछ डिफरेंस समाज में आ सके, उस जगह पे युद्ध की स्थिति में कुछ डिफरेंस आ सके, ऐसा कुछ भी काम भारत नहीं करना चाहता। ट्रू, द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू होल्ड इट्स ट्रेडिशनल स्टैंड ऑन सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन कॉज। बोल रहे हैं सही है ये बात कि हिंदुस्तान ने अब क्या किया है, अपना जो ट्रेडिशनल स्टैंड रहा है हमेशा से कि पैलेस्टीनियन कॉज का सपोर्ट करेंगे, 2 स्टेट सॉल्यूशन की डिमांड करेंगे, और इजराइल का जो स्टैंड है कि वो टेरर अटैक्स के प्रति 0 टॉलरेंस रखे, इसका सपोर्ट करेंगे। एंड अ 2 स्टेट सॉल्यूट ऑन विच इट रिफर्म्ड ड्यूरिंग द रीसेंट इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्टरियल मीटिंग, जिसके ऊपर इन्होंने दोबारा से अपना कंफर्मेशन दिया है जब रिसेंटली इंडिया यूएस की 2+2 मिनिस्टरियल मीटिंग हुई उस दौरान में। एंड दैट इट स्टैंड्स बाय इजराइल, और ये भी कि हम इजराइल के साथ भी हैं विद 0 टॉलरेंस फॉर टेरर अटैक्स, कि उनको टेरर अटैक्स के प्रति 0 टॉलरेंस रखना चाहिए। However, it has not joined the call for a ceasefire or explicitly asked for an end to the strikes on civilian targets। बोल रहे हैं हालांकि इन्होंने जो आवाहन किया गया कि भाई सीज फायर करो, या फिर ये डिमांड की गई कि सिविलियंस के ऊपर स्ट्राइक ना करो, तो इस कॉल में हिंदुस्तान शामिल नहीं था। वेयर इजराइल क्लेम्स इट इज हंटिंग फॉर हमास फाइटर्स एंड सर्चिंग फॉर हॉस्टेजेस, जिसके ऊपर इजराइल का दावा ये है कि वो केवल हमास के जो फाइटर्स हैं उनको ढूंढ रहा है, उनको मार रहा है और अपने हॉस्टेजेस को ढूंढ रहा है।
nor has it named Hamas for the terror attacks or changed Indian law. ना ही हमने हमास को टेरर अटैक्स का जिम्मेदार ठहराया है और ना ही हमने इंडियन लॉज को चेंज किया है, जैसा कि एज द इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया कॉल्ड फॉर, जैसा कि इजरायली एम्बेसडर जो है इंडिया में, उन्होंने डिमांड करी थी टू डेजिग्नेट हमास एज अ टेरर ग्रुप, कि हम हमास को एक टेरर ग्रुप घोषित करें। ऐसा भी हिंदुस्तान ने नहीं किया है। More than a month after Israel's reprisals began, the government must explain its position on the conflict. अब 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है जब इजराइल ने अपना जो बदले की भावना है ना ये स्टार्ट करी है। अब गवर्नमेंट को अपना स्टैंस इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बिल्कुल क्लियरली बताना पड़ेगा, including where, if anywhere, India could play a role in elevating the situation, कि और ये भी साफ करना पड़ेगा कि अगर किसी जगह पे इंडिया इस स्थिति को सुधार लाने में एक मुख्य भूमिका निभा सकती है तो वो कहाँ है, कैसे हिंदुस्तान अगर इस स्थिति को सुधार सकता है तो वो कैसे कर सकता है, इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण देखना पड़ेगा। अभी हमने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे पढ़े जहां पे बात करी गई कि इंडिया एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन के निकला है। हमारी प्रशंसा की गई, इनफैक्ट कम से कम हमारे न्यूज चैनल्स पे तो की ही जा रही है कि G20 का हमने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करा, हम अब उभरती हुई इकोनॉमी बन चुके हैं, हम बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो ऐसे में दुनिया हमारी तरफ इस कन्फ्लिक्ट के नजरिए से भी देख रही है ना कि इस कन्फ्लिक्ट पे इंडिया क्या स्टेप उठाता है। द अपकमिंग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, की जो उभरती हुई वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ थी, द एंड G20 वर्चुअल समिट्स में प्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी टू आर्टिकुलेट, कि हम क्योंकि अपकमिंग वॉइस है ग्लोबल साउथ की, उभरती हुई आवाज है ग्लोबल साउथ की, और G20 वर्चुअल समिट्स हमने किए हैं, तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसी कुछ चीज बनाए, ऐसा कुछ पेश करें, ऑप्शंस लेकर आए जिससे इस तरीके के वायलेंस को एंड किया जा सके, रिकवरिंग इजरायली हॉस्टेजेस, उनको वापस लाया जा सके, एज वेल एज पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोस फॉर गाजा एंड पैलेस्टीनियंस, और पैलेस्टीनियन लोगों के लिए, गाजा में रहने वाले लोगों के लिए इस लड़ाई के बाद, युद्ध विराम के बाद स्थिति क्या होगी उसका कुछ हल निकाल सके। India's voice, once known for being forceful and balanced on such issues, must not be replaced by an expedient silence. बोल रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज जो एक समय में जानी जाती थी कि बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही बैलेंस बात करते हैं, ये नहीं कि भाई एक के पक्ष में एक के विपक्ष में, बहुत सोच समझ के और सच के साथ खड़े होने वाले हम लोग हैं, ये हमारी पहचान थी। तो हमें उसको दबाना नहीं चाहिए, इमोरल साइलेंस से हमें उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनैतिक चीजों को बढ़ावा देके या अनैतिकता से चुप रहकर भी उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बोलते हैं ना, जुर्म करने वाले से बड़ा होता है जुर्म सहने वाला, और उससे बड़ा होता है जुर्म होते हुए देखने वाला। ठीक है, मूक दर्शक बन के अगर हम देख रहे हैं तो हम उससे भी बड़े गुनहगार हैं, राइट। Based on India's actions at the UN General Assembly's 4th Committee, what can be inferred about its stance on the Israel-Palestinian stance? बोल रहे हैं इशू, बोल रहे हैं कि इंडिया के एक्शंस को देखते हुए यूएन जनरल असेंबली की 4th कमेटी मीटिंग में जो इंडिया के एक्शंस देखे गए, उनके अनुसार क्या मतलब निकलता है, इंडिया का क्या स्टैंड है इजराइल पैलेस्टीन इशू के ऊपर। तो यही निकलता है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई उनका अधिकार है घर का, प्रॉपर्टी का, और वहीं पैलेस्टीनियंस के अधिकार है, और वहीं दूसरी तरफ इजराइल का भी पूरा अधिकार है कि भाई आप क्या करें, आपके ऊपर कोई टेरर अटैक होता है तो आप उसकी तरफ जीरो टॉलरेंस रखें। India consistently opposes any resolution criticizing Israel. Incorrect है। India's stance is ambiguous, sometimes abstaining and other times supporting resolutions critical of Israel. बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया का स्टैंस जो है वो लड़खड़ाने वाला है, वो स्थिर नहीं है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, हम अपने आप को रोक लेते हैं कि हम इसके ऊपर वोट नहीं करेंगे, और दूसरी बार हम वैसे ही किसी रेजोल्यूशन के ऊपर साइन कर देते हैं जिसमें इजराइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What inference can be made about UN resolutions discussed in the passage regarding their content on Israel
पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट बोल रहे हैं क्या मतलब निकाल सकते हैं हम यूएन का जो रेजोल्यूशन डिस्कस किया गया है पैसेज में कि उसका कंटेंट इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के ऊपर कैसा है। द रेजोल्यूशंस एक्सप्लिसिटली कंडेम्ड द October 7 अटैक्स बाय हमास। बोल रहे ये जो रेजोल्यूशन लाया गया इसने सीधे तौर पे 7 अक्टूबर के जो अटैक्स किए गए हमास द्वारा उनको क्रिटिसाइज किया। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, उनका जिक्र नहीं हुआ, इसीलिए पहले इंडिया ने एब्सटेन किया था और अब इसीलिए इंडिया के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि पहले तो आपने मना किया था कि हम ऐसे किसी भी मसौदे पे साइन नहीं करेंगे जिसमें 7 अक्टूबर के हमलों की निंदा ना हो, बट अब आपने उन्हीं मसौदों पे साइन किया है जिसमें 7 अक्टूबर का कोई भी जिक्र नहीं है। The resolutions focus solely on the rights violation by Israel, ignoring other aspects of the conflict. Incorrect है ये भी, ठीक है। The resolutions were comprehensive, addressing both Israeli and Palestinian actions. Incorrect है। None of the resolutions explicitly refer to the October 7 attacks by Hamas. Option D is correct. According to the passage, what is India's stance regarding the Israeli-Palestinian conflict? बोल रहे हिंदुस्तान का क्या स्टेप है, क्या स्टैंस है इसके ऊपर। इंडिया सपोर्ट्स इजराइल अनकंडीशनली। इनकरेक्ट है। इंडिया मेंटेन्स न्यूट्रल स्टैंस। न्यूट्रल भी नहीं रहा। इंडिया सपोर्ट्स द पैलेस्टीनियन कॉज and a two-state solution while also standing by Israel with zero tolerance for terror attacks. Option C is correct. अब इनको रीअरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में जिस तरीके से पैसेज में मेंशन किया गया है। इंडिया रीअफर्मिंग इट्स सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन कॉज एंड टू-स्टेट solution during the India-US 2+2 ministerial meet. The upcoming Voice of Global South and G20 virtual summits as opportunities for India to articulate options. तो ये तो सबसे लास्ट की बात है ना कि इंडिया से उम्मीद की जा रही है कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज है। G20 एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास में कि वो कुछ ऐसा पेश करे जिससे इस तरीके के वायलेंस को रोका जा सके। India's stance on not joining the call for a ceasefire or explicitly asking for an end to strikes on civilian targets. तो बोल रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंस रहा कि भाई उन्होंने क्यों ज्वाइन नहीं करा सीज फायर को और फिर उसके बाद में उन्होंने ये क्यों नहीं डिमांड करी कि सिविलियन टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक ना किया जाए। द इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया कॉलिंग for a change in Indian law to designate Hamas as terror group. इजराइल के जो एम्बेसडर थे इंडिया में उन्होंने डिमांड करी कि इंडिया अपने लॉज को चेंज करे जिसके तहत वो हमास को एक टेरर ग्रुप के तौर पे पेश करे। तो फर्स्ट स्टैंस तो आ गया कि जहां पे इंडिया ने रीअफर्म करा अपना 2 स्टेट सोल्यूशन वाला जो स्टैंस था उसको, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आएगा जहां पे हमने बात करी कि इंडिया का जो स्टैंस है कि उन्होंने सीज फायर के लिए और सिविलियन टारगेट्स पे स्ट्राइक करने के लिए डिमांड नहीं करी। ये हो गया सेकंड। थर्ड हो जाएगा जहां पे बात आती है कि इजराइल के एम्बेसडर ने ये डिमांड करी है कि भाई हमास को टेरर ग्रुप बनाओ चाहे अपने लॉज चेंज करो। और फाइनल पॉइंट हो जाएगा कि इंडिया एक अपकमिंग वॉइस है ग्लोबल साउथ की जिसकी वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इस तरीके के टेरर अटैक्स को रोकने के लिए, इस तरीके की घटनाओं को, इस तरीके के वायलेंस को रोकने के लिए हम कुछ ऐसा नया स्टेप लेकर आए सामने, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है 1। अब देखो ए में 1 है, बी में 2, 3, 4 तो ये सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इससे बदलता है हमारा ऑप्शन ए 1, 3, 4, 2 इज करेक्ट। टोन कैसी है पैसेज की? पैसेज का नाम है ब्रिज टू नोवेयर ऑन इंडियाज वॉइस इजराइल एंड द पैलेस्टीनियन कॉज। बोल रहे हैं कि एक रास्ता जो कहीं नहीं जाता। और क्या मतलब है इसका कि इंडिया की वॉइस, कैसे इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस है जब इजराइल और पैलेस्टीन कॉज में हम भागीदार नहीं बन पा रहे। तो ऑप्टिमिस्टिक द पैसेज कन्वेज अ सेंस ऑफ होप एंड पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स इंडियाज रोल इन द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। तो बोल रहे हैं कि इसमें सेंस ऑफ उम्मीद दिखाई जा रही है, एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि इंडिया एक मुख्य रोल प्ले कर सकता है। तो इनकरेक्ट है। इंडिया से पूछा गया है कि अगर आप कर सकते हो, आप कहते हो कि आप ग्लोबल साउथ की आवाज हो, आप कहते हो कि आप विश्व गुरु हो, तो आप कैसे विश्व गुरु हो कि इतना बड़ा युद्ध यहाँ पे चल रहा है, मानवता का हनन हो रहा है और आप कुछ बोल नहीं रहे, कुछ अपना स्टैंस भी क्लियर नहीं कर पा रहे। न्यूट्रल द पैसेज मेंटेन्स एन अनबायस्ड एंड अनइमोशनल स्टैंस कि ये जो पैसेज है इसमें कोई भी बायसनेस नहीं है, कोई भी इमोशंस नहीं जुड़े हुए। प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विदाउट एनी अंडरलाइंग सेंटिमेंट, केवल तथ्य बताए गए हैं इस पैसेज में, कोई भी सेंटिमेंट नहीं जुड़ा हुआ इसके तथ्यों के पीछे। तो ये भी इनकरेक्ट है।
Critical. The passage expresses a critical view of India's approach to the Israel-Palestine conflict, highlighting inaction and inconsistency. बिल्कुल करेक्ट है कि इस पैसेज ने बहुत ही क्रिटिकली ये एनालाइज किया है कि भाई इंडिया का क्या स्टैंस रहा है अभी तक इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के ऊपर, किस तरीके से हम कई दफ़ा तो बचने की कोशिश करते हैं वोटिंग से और कई दफ़ा हम वोटिंग करते हैं और हमारे आचरण में इनकंसिस्टेंसी है, स्थिरता नहीं है, और कुछ हमारे उदाहरण ऐसे हैं, कुछ हमारे जवाब ऐसे हैं जहां पे हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते, इनैक्ट करना नहीं चाहते. सो ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट. What is the main theme of the passage Bridge to Nowhere on India's Voice, Israel and the Palestinian Cause? इस पैसेज की मुख्य थीम क्या है? The global impact of Israel-Palestine conflict and need for international intervention. Incorrect है. हम इसमें ग्लोबल प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं, हमने मुख्य तौर पे इंडिया का डिप्लोमेटिक जो स्ट्रैटेजी है वो देखी है. द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स. इनकरेक्ट, हमने उनकी हिस्ट्री के बारे में भी नहीं जाना. इंडियाज डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज एंड देयर इफेक्टिवनेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट कि इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी कैसी रही, उसका क्या प्रभाव हुआ और किसके ऊपर, इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के ऊपर. अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है. द सेल अट्रैक्टिंग ओनली 2 बिडर्स. बोल रहे हैं इसकी सेल में, कोई चीज की सेल हुई उसमें केवल 2 ही कंपनीज या 2 ही पार्टीज थी जिन्होंने बिड्स थी. ठीक है. अलॉन्ग विद प्रोलॉन्ग प्रोसेस, और जो प्रोसेस थी वो बहुत लंबी थी. इंडिकेट्स द एनॉर्मिटी ऑफ द चैलेंज टू टर्न अ ब्लीडिंग एंटरप्राइज इनटू अ प्रॉफिटेबल वन. तो ये दिखाता है कि कितना बड़ा चैलेंज होगा एक डूबती हुई नौका को वापस खड़ा करके लाना, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना. एक डूबती हुई कंपनी है उसको वापस प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इस बात की तरफ इशारा करता है कि केवल 2 ही कंपनीज ने वहां पे इस सेल में बिड करी है. फॉर द गवर्नमेंट finally managing to sell an asset that had acquired a reputation. बोल रहे उस सरकार के लिए जिसने अंततः फाइनली अपनी एक एसेट को बेच पाने में सफल हुई, जिसकी हालांकि रेपुटेशन एक बहुत बड़े ब्रांड वैल्यू के तौर पे थी, जिसके साथ में हमारे इमोशंस जुड़े हुए थे, जिसके साथ में हम एक नाम जुड़ा था, हमारे देश का नेशनल कैरियर होने के नाम जुड़ा था. बट फॉर बीइंग अ ह्यूज ड्रेन ऑन द एक्सचेकर बी काउंटेड एज अ विक्ट्री. लेकिन साथ में उसके ऊपर क्या जुड़ा था कि वो एक बहुत बड़ा भार है हमारी सरकार के ऊपर, हमारी सरकार का बहुत बड़ा इसमें हिस्सा पैसों का जो है, फाइनेंशियल जो है वो जा रहे हैं इस कंपनी को चलाए रखने में. तो ये एक बहुत बड़ी जीत है कि सरकार फाइनली उस चीज को बेच पाने में सफल हुई है. ठीक है. फॉर द टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप के लिए एज इट गेट्स रेडी टू पायलट एयर इंडिया अगेन आफ्टर 68 ईयर्स. क्योंकि अब ये दोबारा से ये तैयार हो रहे हैं कि दोबारा से एयर इंडिया का संचालन कर सके 68 सालों बाद. द सेलिब्रेटरी मूड ओवर अ क्राउन ज्वेल फाइंडिंग इट्स वे बैक वुड बी पेपर्ड विद अ रियलाइजेशन ऑफ द टर्बुलेंस दैट कुड लाई अहेड. बोल रहे हैं ये जो विक्ट्री का एक मूड, सेलिब्रेशन का एक मूड बना हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे सर का ताज था एक, उसका कोई नग खो गया था, वो हमें वापस हासिल हो गया है. तो टाटा ग्रुप्स के लिए एक जो सेलिब्रेशन का मूड बना है, इसके साथ ही साथ उनको इस चीज का रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि आगे जो रास्ता है वो बहुत कठिनाइयों भरा है, क्योंकि एक डूबती हुई कंपनी को वापस से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. द गवर्नमेंट हैज हाइव्ड ऑफ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द डेप्ट. गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा हिस्सा इस कर्ज का अलग कर दिया है, माफ कर दिया है. बट एक्विजिशन कुड बी द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी फॉर टेलिस प्राइवेट लिमिटेड. टेलिस प्राइवेट लिमिटेड टाटा ग्रुप्स की ही एक सब्सिडरी है. बोल रहे हैं कि इस पोजीशन को, एयर इंडिया को वापस हासिल करना तो सबसे आसान चीज थी, इस पूरी जर्नी का सबसे आसान पार्ट था. अ स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ टाटा सन्स. ये जो टेलिस प्राइवेट लिमिटेड है ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है टाटा सन्स का. द रियल वर्क वुड स्टार्ट नाउ. लेकिन असली जो मसला है, असली जो पूरा जद्दोजहद है वो तो अब शुरू होगी. An aviation market reeling from the pandemic would make revival
एंड टर्न अराउंड प्लान्स ऑल द मोर टफर। बोल रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, जो पेंडेमिक की वजह से बहुत बुरी तरीके से जूझ रही है, पेंडेमिक के बाद में अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रही है, उसमें एक डूबती हुई कंपनी को खरीदना, उसको रन करना और उसको वापस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना। टर्न अराउंड प्लान्स मतलब हो गया कि उसको वापस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत टफ टास्क है। तो हमें एक चीज की क्लैरिटी होगी कि एस पॉइंट जो है वो हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं कि ये बहुत टफ होगा उनको करना, डूबती हुई कंपनी को बचाना। फर्स्ट स्टेटमेंट होगा जहां पे सरकार की बात की गई भी कि सरकार फाइनली इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी जो उसका मुख्य था कि वो सरकार के ऊपर एक बोझ है, उनका बहुत ज्यादा पैसा इसमें जा रहा है, उससे उनको मुक्ति मिल गई, उसको वो बेच पाने में सफल हुए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होगा कि टाटा ग्रुप के लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि वो फाइनली 68 साल बाद एयर इंडिया का संचालन हासिल कर पाए। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया हम जहां पे बात की गई कि सेल ये इतना टफ काम है, क्योंकि इसी बात से अंदाजा लगाया सकता है कि केवल 2 कंपनीज थी वहां पे इस सेल में मौजूद। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब देखो हमने पता लगा लिया कि एस हमारा लास्ट पॉइंट होगा, तो एस यहाँ पे लास्ट नहीं है, यहाँ पे लास्ट नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन बी में एस लास्ट पॉइंट है, क्यू हमने पता लगा लिया फर्स्ट पॉइंट है, तो इन 2 पता लगाने से ही हमें पता चल गया हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, QRPS ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ दिल्ली कोर्ट्स कन्विक्शन एंड अवॉर्डिंग of 7-year jail terms to cinema owners and real estate barons Sushil and Gopal Ansal and 3 other accused। बोल रहे हैं दिल्ली कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उन्होंने दोषी पाया सिनेमा घर मालिक और रियल एस्टेट के बहुत बड़े टाइकून टाइप सुशील और गोपाल अंसल को, और उनके साथ में 3 और लोगों को उन्हें दोषी पाया। तो उन्हें सजा सुनाई है किसकी, 7 साल जेल की। किसके लिए, फॉर टेम्परिंग विद एविडेंस ब्रिंग्स रिन्यूड होप, क्योंकि उन्होंने सबूतों के साथ में छेड़छाड़ करी और ये फैसला जो है ये एक नई उम्मीद जगराता है, ठीक है। एज डज द जजमेंट बाय चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा, जैसा कि चीफ मेट्रोपॉलिटन जो है जज मजिस्ट्रेट जो है पंकज शर्मा, उनका फैसला बताता है दैट द फाउंडेशन ऑफ जुडिशरी इज प्रेमाइज्ड ऑन द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, कि जुडिशरी की जो नींव है वो लोगों के ट्रस्ट और उनके भरोसे और उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर है। एनी एक्शन एम टू थ्वाफ्ट that foundation cannot be permitted and is required to be dealt with utmost strictness, और कोई भी ऐसा कार्य जो उस नींव को हिलाने की, उस नींव को कमजोर करने की कोशिश करता है, ये अलाउ नहीं किया जाएगा, और ऐसा कोई करता है तो उसके साथ में बहुत ही ज्यादा कठोरता के साथ में, स्ट्रिक्टनेस के साथ में हमें पेश आना चाहिए। For the families of the victims of 1997 उपहार सिनेमा ट्रेजेडी इन दिल्ली, जो परिवार विक्टिम के परिवार थे जो 1997 में उपहार सिनेमा ट्रेजेडी हुई दिल्ली में, जिसमें 59 people lost their lives and more than 100 were injured when a fire broke out during the screening of हिंदी फिल्म बॉर्डर, जिसमें 59 लोग जो हैं वो मारे गए और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए जब एक आग लग गई। एक हिंदी फिल्म बॉर्डर वहां पे चल रही थी, दिखाई जा रही थी, उस दौरान पे वहां पे आग लगी। It has been a relentless struggle for justice, ये बहुत ही थका देने वाला बड़ा ही पेचीदा स्ट्रगल था जस्टिस की तरफ, and to hold accountable those responsible for the lapses, और उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना, उनको दोषी ठहरवाना जो लोग इसके लिए एक्चुअल में इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे। ये बहुत गंभीर, एक बहुत दुखद एक जर्नी रही, बहुत स्ट्रगल, बहुत भारी रहा उनका। Over 2 decades later, a sense of closure has been elusive। बोल रहे हैं 2 दशकों बाद उनको एक सेंस ऑफ क्लोजर मिलता दिखाई दे रहा है कि फाइनली हमारे प्रियजन जो वहां पे जिन्होंने अपनी जान गंवाई या जो घायल हुए उनको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी आर स्टेटमेंट, जो कि एक्चुअल में ट्रेजेडी क्या हुई थी, घटनाक्रम क्या हुआ है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है कि 1997 में उपहार सिनेमा नाम की एक सिनेमा थिएटर में जो कि दिल्ली में है, उसमें आग लगी। बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी जिसमें 59 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, ठीक है। इसके बाद में लगभग 2 दशकों बाद इन लोगों को आज एक सेंस ऑफ क्लोजर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है उनको सेंस ऑफ क्लोजर, कि दिल्ली कोर्ट का कन्विक्शन आया है जिसमें उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। ये हो गया थर्ड।
और फाइनल की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा का भी ये जजमेंट है कि भाई जुडिशरी जो है वो ट्रस्ट और लोगों के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे चलती है, और अगर कोई उसके साथ में छेड़छाड़ करेगा तो हम उसको बहुत स्ट्रिक्टनेस से देखेंगे। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है आर एस, तो आर से दो ऑप्शन है ए और सी, तो बी और डी एलिमिनेट कर दो, आर के बाद में एस, यहाँ पे आर के बाद में क्यू, यहाँ पे आर के बाद में एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Jayesh was competent and best candidate for the post of clerk in the interview. जयेश बहुत ही ज़्यादा competent यानी कि capable था और best candidate था क्लर्क की पोस्ट के लिए इंटरव्यू में, whereas others were insignificant and irritating, ineffective and irritating, जबकि बाकी लोग जो थे वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे और बहुत ही इरिटेटिंग थे, परेशान करने वाले लग रहे थे। हमें वर्ड है केपेबल, उसका सिनोनिम बताना है, तो केपेबल मतलब कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब जो कुछ चीज कर पाने में समर्थ हो। ठीक है, बेस्ट मतलब सबसे श्रेष्ठ, इरिटेटिंग मतलब परेशान करने वाला, कॉम्पिटेंट मतलब समर्थ, इनएफिशिएंट मतलब असक्षम। ऑप्शन सी कॉम्पिटेंट इज करेक्ट। योर मदर टीचेस अस इंग्लिश लिटरेचर, तो क्या पढ़ाते हैं, टीचेस क्या है, वर्ब है, योर मदर क्या है, सब्जेक्ट है, अस इंग्लिश लिटरेचर, तो पहले क्या जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर इज taught to us by your mother. English literature is taught to us by your mother. Option A is correct. He sang beautifully but the judges were unimpressed at the end. Sang past की बात है कि उसने बहुत सुंदर तरीके से गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत मधुर गाया, लेकिन जजेस जो थे वो unimpressed थे। ठीक है, तो unimpressed की बजाय क्या आएगा, unimpressed, ED। ठीक है, unimpressed at the end, option B is correct. स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब एक जगह पे स्थिर, अब इसका एंटोनिम क्या होगा, कोई ऐसी चीज जो मूव कर रही हो, हिल डुल रही हो, सो मूविंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इमोबाइल मतलब जो हिल नहीं सकती, परमानेंट मतलब जो एक जगह पे स्थिर है, एक जगह पे परमानेंट है, स्टेबल मतलब स्थिर है, तो ऑप्शन ए मूविंग इज करेक्ट। The civil engineers are trying to dash the bridge using new technology. बोल रहे हैं सिविल इंजीनियर जो हैं वो ब्रिज को कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, किससे, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब देखो ऑप्शंस देख के हमें लग रहा है कि एलिवेट बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ELEVATE, जिसका मतलब होता है ऊंचा करना या आगे बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिज को ऊंचा करने की बात की जा रही होगी, सो ऑप्शन ए एलिवेट इज करेक्ट। यहाँ पे हमें होमोनिम सिलेक्ट करने हैं। होमोनिम मतलब वो वर्ड जिनके या तो साउंड मिलते जुलते हैं या जिनके स्पेलिंग मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माई बर्थडे विल डैश ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर, तो या तो फ्राइडे मतलब मेरा जन्मदिन एक पर्टिकुलर दिन पे आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल। जो एग्जाम्पल देख के लग रहा है फॉल, तो मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे, दिन पे आएगा। तो यहाँ पे दिन की बात करें कि माई बर्थडे विल फॉल ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर। फॉल टू गो डाउन ऑन टू द ग्राउंड सडनली, सडनली गिर जाना, क्या वो वाला फॉल यहाँ पर आएगा, नहीं ना। टू कम एट अ पर्टिकुलर टाइम और हैपन इन अ पर्टिकुलर प्लेस, बी करेक्ट है। टू चेंज टू अ पर्टिकुलर कंडीशन, इनकरेक्ट। टू बी बीटन और डिफीटेड, इनकरेक्ट, ऑप्शन बी फॉल इज करेक्ट। प्ले इट बाय ईयर, प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है कि बिना प्रैक्टिस के, बिना रिहर्सल के फाइनल परफॉर्मेंस देना। Obey the rules blindly, no. Act as suggested, no. Discontinue impulsively, no. Perform without any rehearsal, option D is correct. Without the occult and the satanic witch, in turn, owes much also to dash. ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। बोल रहे हैं कि ओकल्ट के बिना, ओकल्ट क्या होता है, एक तरीके का तांत्रिक चीजें करने का, सुपर नेचुरल फिनोमिना जो होता है, और शैतानी चीजें जो कि आपसे अपनी उसकी एवज में कुछ डिमांड करते हैं, कुछ आपसे हक रखते हैं कि भाई मेरे अगर मैं आपका ये काम करूंगा तो आप मेरा पर्टिकुलर काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज करते हैं। Poo's work owes much to the concern of romanticism. जो पू कोई व्यक्ति हैं, कोई राइटर हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, उनका जो भी काम है वो रोमांटिसिज्म के आसपास में, उसके दायरे में
घूमता रहता है उससे ही प्रेरित रहता है। शेपिंग प्लॉजिबल फैब्रिक आउट ऑफ इम्पैल्पेबल मटेरियल बोल रहे हैं, जिसमें सीमिंगली रीजनेबल या फिर प्रोबेबल जो फैब्रिक होता है वो इम्पैल्पेबल ऐसे मटेरियल से बना लेते हैं जो टच नहीं किया जा सकता। हिज ओन फेवरिश ड्रीम्स टू विच ही अप्लाइड अ रेयर फैकल्टी ऑफ, उनके खुद के ऐसे अंतरंग सपने, बड़े अजीबोगरीब सपने जिनमें वो अपनी सारी क्षमता, जो भी उनके पास में रीजनिंग है, पॉसिबल थिंकिंग है, जो भी उनके पास में कैपेबिलिटीज है, वो सब उसमें लगा लेते हैं उनको पूरा करने में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो हमें पता चलेगा, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन ए में विद द ऑकल्ट, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि किसी ऑनगोइंग स्टेटमेंट का ये पार्ट है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता। ए में फर्स्ट है, बी में ए है फर्स्ट, तो ये दोनों नहीं होंगे। उसके बाद में बोल रहे हैं या तो सी होगा या फिर बी होगा, शेपिंग प्लॉजिबल फैब्रिक आउट ऑफ इम्पैल्पेबल मटेरियल, बट ये भी स्टेटमेंट क्लैरिटी नहीं दे रहा। ठीक है, हमें ये समझ में आ गई कि वो कोई भी जिसकी बात कर रहे हैं वो ऐसा नायाब फैब्रिक बना सकता था जो कि ऐसे मटेरियल से बना हो जिसको टच ना किया जा सके, लेकिन कौन कर सकता था, ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, तो सी भी करेक्ट नहीं होगा। पूज वर्क ओज मच टू द कंसर्न ऑफ रोमांटिसिज्म, कि पू का जो काम है वो रोमांटिसिज्म के इर्द गिर्द दायरे को बहुत ज्यादा वो दर्शाता है या बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेरित है। तो फर्स्ट हो गया हमारा बी पॉइंट, जहां पे हमें पता चल गया कोई व्यक्ति है पू, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रोमांटिसिज्म विद द ओकल्ट एंड द सैटनिक विच इन टर्न ओज मच ऑल्सो टू। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। टू किसको ओन करता है वो, हिज ओन फेवरिश ड्रीम्स, जो उनके खुद के जो सपने हैं उनकी वजह से है, जिसके लिए वो अपनी सारे की सारी क्षमता झोंक देते हैं। ये हो गया थर्ड, जिसकी वजह से वो प्लॉसिबल फैब्रिक बना सकते हैं इम्पैल्पेबल मटेरियल से। ये हो गया फोर। सो अरेंजमेंट बन गया बी A, D, C, option D is correct. Ashu is a dedicated guy, always ready to dash for the betterment of his company. आशु बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्ति है और हमेशा तत्पर रहता है अपनी कंपनी की भलाई के लिए कुछ करने में। ठीक है, स्नग एज अ बग इन अ रग, इसका मतलब होता है आरामदायक और गर्म सी जगह पे वेरी कंफर्टेबल एंड वार्म होके रह जाना, जैसे कि हमारे रजाइयों में छोटे छोटे कीड़े वो जो लग जाते हैं, या फिर हमारे घर में वो छोटे से कीड़े अपना एक कोना ढूंढ लेते हैं ना, फिर वहीं पे आराम से अपना रैन बसेरा बना के बस जाते हैं, तो वो होता है स्नग एज अ बग इन अ रग। लूज हिज मार्बल्स, लूज हिज मार्बल्स मतलब एकदम अशांत हो जाना, बड़ा अजीब तरीके से बिहेव करना। रेन ऑन हिज परेड, यानी कि किसी दूसरे के मंसूबों पे पानी फेर देना। गो दी एक्स्ट्रा माइल, यानी कि अपनी चीजों से हटके, जो आपको अर्पित की गई है कि आपको इतना डेडिकेट किया गया है काम, उससे हटके एक्स्ट्रा कुछ करना जिससे कि कंपनी का भला हो सके। ठीक है, तो गो दी एक्स्ट्रा माइल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम, ऐसे डॉक्टर को क्या बोला जाता है, ऐसे डॉक्टर को बोला जाता है ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, ऑर्थो मतलब ऑर्थो का डॉक्टर है, या डॉक्टर ऑर्थो की वो दवाइयां भी आती हैं, टीवी पे ऐड आता है। ठीक है, डॉक्टर ऑर्थो तेल लगाया, डॉक्टर ऑर्थो ये करा, वो ऑर्थो क्या है, ऑर्थो मीन्स बोन्स। ठीक है, ऑब्स्ट्रेशन, ऑब्स्ट्रेशन मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बच्चों के बर्थ से रिलेटेड चीजों को देखता हो। ठीक है, वो हो गया ऑब्स्ट्रेशन। गायनेकोलॉजिस्ट जो महिलाओं की बीमारियों का, स्त्री रोग विशेषज्ञ हो। ऑर्थोपेडिस्ट मतलब हड्डियों का डॉक्टर। फिजियोथेरेपिस्ट मतलब कि जो शारीरिक चिकित्सा करते हैं ना, कि मूवमेंट बॉडी का वापस लेकर आते हैं, उनको बोलते थे फिजियोथेरेपिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ऑर्थोपेडिस्ट इज करेक्ट। Your lack of knowledge of recent advances in technology will be a setback for your business. अब हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है, वो हमारे लिए क्या होगा, सेटबैक होगा, ना कि सिटबैक होगा। क्या होगा, सेटबैक। तो एडवांसेस इनकरेक्ट, नॉलेज इनकरेक्ट, बिजनेस इनकरेक्ट, सेटबैक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The governor of the state inaugurated the exhibition in a grand way. तो गवर्नर ने एग्जीबिशन इनॉग्रेट करी, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इनॉग्रेट क्या करी, एग्जीबिशन। तो द एग्जीबिशन अब इनॉग्रेट करी, पास्ट की बात है, वॉज इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर इन अ ग्रैंड वे। ठीक है, तो क्या आएगा, द
एग्जीबिशन हैड बीन, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा. द एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, नहीं, वॉज आएगा. द एग्जीबिशन हैज बीन, अगेन कंटिन्यूस नहीं आएगा. द एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन अ ग्रैंड वे. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Our school organized a graduation day to award certificates to the students. हमारे स्कूल ने ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट करा जिसके तहत बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिए गए. ठीक है. द ग्रेजुएशन डे हाईलाइट्स द ओवरऑल अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ये क्या करता है ग्रेजुएशन डे? बच्चों का, स्टूडेंट्स का ओवरऑल अचीवमेंट्स जो है उनको हाईलाइट करता है. All the students who are being graduated are invited formally with their parents. जो भी बच्चे ग्रेजुएट हो रहे थे, पास होने वाले थे, उनको उनके पेरेंट्स के साथ में फॉर्मली इनवाइट किया गया था. स्टूडेंट्स wore their attire according to the dress code given to them by the school administration. स्टूडेंट्स ने वो कपड़े पहने जो उनको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ड्रेस कोड बताया गया था. High school graduation dash is one of the most awaited and last event of any school. High school graduation event हो सकता है, high school graduation celebration हो सकता है कि ये most awaited, सबसे ज़्यादा वेट किए जाने वाला लास्ट इवेंट होता है किसी भी स्कूल का. 12th के बाद कहाँ वापस स्कूल जाते हैं? नहीं ना जाते. तो वो लास्ट इवेंट है आपकी ज़िंदगी का कि उसके बाद आपकी कॉलेज लाइफ ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी बट स्कूल ख़त्म हो जाएगा. The function began with dash the lamp. तो दिए को क्या करते हैं? लैम्प को प्रज्वलित करते हैं. तो लाइटिंग द लैम्प हो सकता है, वही होगा यहाँ पे. फॉलोड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे. इसके बाद में सर्टिफिकेट वितरण किया गया बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से. आर प्रिंसिपल मेड अ लॉन्ग एंड डैश स्पीच. हमारे प्रिंसिपल ने बहुत ही लॉन्ग और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी बताई किस तरीके की स्पीच थी. एंड ब्लेस्ड अस फॉर द फ्यूचर डैश, और हमें हमारे फ्यूचर एंडेवियर्स के लिए, हमारे फ्यूचर में जो भी हम काम करना चाहें उसके लिए उन्हें बेस्ट विशेस दी. ऑन बिहाफ ऑफ आर ग्रेजुएटिंग क्लास, हमारी ग्रेजुएटिंग क्लास के बिहाफ पे आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक्सटेंडेड अ वोट ऑफ थैंक्स टू शो, उन्होंने एक वोट ऑफ थैंक्स दिया ये दर्शाने के लिए कि हम कितने कृतज्ञ हैं हमारे स्टाफ मेंबर्स की तरफ. वन ऑफ द पेरेंट्स एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंसेस एंड व्यूज, एक पेरेंट ने अपने एक्सपीरियंस और अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस भी दिए वहां पे. एट लास्ट ऑल द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स हैड लंच टुगेदर. आखिरकार सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स ने एक साथ लंच किया. तो सबसे पहले क्या आएगा? हाई स्कूल ग्रेजुएशन डैश इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड लास्ट इवेंट ऑफ एनी स्कूल. एपिसोड, एपिसोड मतलब होता है कोई पर्टिकुलर पीरियड, कोई पर्टिकुलर इवेंट. ठीक है. फेस्टिवल, कोई त्योहार. इंसिडेंट, कोई इवेंट, कोई अकरेंस. सेरेमनी, सेरेमनी होता है कोई सोशल या रिलीजियस कोई ओकेजन, कोई गैदरिंग. तो ये सेरेमनी थी ना, हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. The function began with lighting the lamp. Lighting, option A is correct. Lightning मतलब हल्का होना, sparking मतलब चमकना, glittering मतलब चमकना, sparking मतलब चिंगारी भड़कना. So option A, lighting is correct. Our principal made a long and self-praising, की बड़ी लंबी और अपनी प्रशंसा करने वाली स्पीच दी. Encouraging, encouraging मतलब प्रेरणादायक, हमें इंस्पायर करने वाली उन्होंने स्पीच दी. So option B करेक्ट है. लॉन्ग एंड encouraging स्पीच एंड ब्लेस्ड अस फॉर आर फ्यूचर endeavors, हम फ्यूचर में जो भी काम करें उसके लिए हमें उनने ब्लेसिंग्स दी. ऑन बिहाफ ऑफ आर ग्रेजुएटिंग क्लास, आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक्सटेंडेड अ वोट ऑफ थैंक्स टू शो ग्रेशियस, बहुत ही शालीन, ग्रेसफुल, या फिर धन्यवाद, विनम्र, या फिर ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड मतलब धन्यवाद दायक एक उनने स्पीच दी, उनको थैंक यू बोला कि हम आपके कृतज्ञ हैं, ये बताया. कर्टियस, कर्टियस मतलब पोलाइट. और ग्रीट मतलब किसी को वेलकम करना, किसी का अभिवादन करना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी ग्रैटिट्यूड इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. दैट्स ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.